गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज हम नया टॉपिक एक और ग्रामर का स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका नाम है टेंस। हम आज प्रेजेंट सिंपल टेंस को बेसिक से समझेंगे कि यह क्या होता है, किस तरीके का सिस्टम है इसमें। तो आपको हिंदी से स्टार्टअप कर सारा का सारा टेंस समझाया जाएगा। प्रेजेंट सिंपल टेंस की पहचान की अगर बात की जाए तो हिंदी के ऐसे सेंटेंस जिनके लास्ट में आपको ता है, ती है और ते है, ये सारे मेन वर्ब के साथ दिखाई दे, तब आप उस पूरे सेंटेंस को प्रेजेंट सिंपल टेंस का मान सकते हैं। याद रखिएगा, पहचान के तौर पर होता है ता है, ती है और ते है। हिंदी वाक्यों के अंत में मुख्य क्रिया के साथ में ता है, ती है और ते है अगर आता है तो वो टेंस जो होता है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस का माना जा सकता है। अब इसके बाद में इसमें बात करते हैं कि जब भी किसी भी सेंटेंस का कोई स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है तो वह एक नॉर्मल बेसिस पर चलता है, जिसे सबसे पहले जिसमें सब्जेक्ट होता है, फिर हम उसमें हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, फिर हम उसमें मेन वर्ब लेते हैं और फिर हम उसमें ऑब्जेक्ट को इंक्लूड करते हैं। ये एक पैटर्न हर एक सेंटेंस में फॉलो किया जाता है। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो कॉमन चीजें होती हैं जो हर एक टेंस में पाई जाती हैं। अगर कुछ बदलने वाला होता है तो वो दो ही चीजें होती हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। अब हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस, तो चलिए प्रेजेंट सिंपल टेंस के हेल्पिंग वर्ब के बारे में समझते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस में हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो डू और डज का इस्तेमाल किया जाता है। अब सेंटेंस तो हम बहुत सारे यूज में लेते हैं, हमें प्रॉब्लम हो सकती है कि हम डू का और डज का प्रयोग किन सेंटेंस के साथ कर सकते हैं। तो हमें याद रखना है कि अगर हमारा सेंटेंस सिंगुलर सब्जेक्ट का है, अगर हमारा सेंटेंस सिंगुलर सब्जेक्ट का है तो हमें उसके साथ में डज लगाना है। सिंगुलर सब्जेक्ट का मीन, अगर हमारा सेंटेंस ही, सी, इट या फिर नेम, इनमें से किसी से प्रारंभ हो या एनी अदर कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो उनके साथ में हमेशा डज लगेगा। और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो, तो वहां हमें डू का यूज लेना है। प्लूरल सब्जेक्ट का मीन क्या है, अगर हमारा कोई भी सेंटेंस आई, वी, यू या दे से स्टार्ट हो तो हम उनके साथ में डू का यूज ले सकते हैं। और भी एनी अदर कोई प्लूरल सब्जेक्ट हो सकता है, जैसे स्टूडेंट्स आ गया, चिल्ड्रन आ गया, तो वो सारे इनमें इंक्लूड हो जाते हैं। तो इस तरीके से हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। अब बात करते हैं मेन वर्ब की। तो इस टेंस में जो मेन वर्ब होती है वो या तो आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में तो हमें दिक्कत नहीं होती, क्योंकि अगर एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग भी देखें तो फर्स्ट फॉर्म हमेशा हमें ब्रैकेट में दी जाती है। दिक्कत रहती है कि किस वर्ब के साथ में एस ऐड करना है और किसके साथ में ईएस ऐड करना है। तो चलो पहले हम ईएस को सीख ले। ईएस का कंसेप्ट क्या कहता है कि ऐसी वर्ब जिसके लास्ट में ओ, एक्स, सीएच, एसएच और डबल एस आ जाए, उन सब के साथ में आप ईएस लगा सकते हैं। ऐसी वर्ब्स जिनके लास्ट में ओ, एक्स, सीएच, एसएच और डबल एस आ जाए, जैसे हमने लिखा वर्ब के तौर पर गो, लास्ट में ओ आया तो ईएस लग गया। हमने लिखा टीच, लास्ट में सीएच आया तो ईएस लग गया। हमने लिखा फिनिश, लास्ट में एसएच आया तो ईएस लग गए। तो इस पैटर्न से आप याद रखना कि जिन वर्ब के लास्ट में ओ, एक्स,
CH, SH और डबल S आ जाए, उन सब के साथ में आप ES लगा सकते हैं। और अगर इनके अलावा किसी भी वर्ब के लास्ट में कुछ आ गया, इनके अलावा लास्ट में कुछ भी आ गया, तो उनके साथ में आप S का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हमने लिया रीड, लास्ट में D आ गया, इन पांचों में इंक्लूड नहीं है तो S लग गए। हमने लिया राइट, लास्ट में E आ गया, इन पांचों में शामिल नहीं है, S लग गया। इस तरीके से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब S और ES का कंसेप्ट भी एक जगह फॉलो नहीं होता। जैसे अगर हमारे सामने रखी गई कोई भी वर्ब जिसके लास्ट में Y आ जाता है, हमारे सामने रखी गई कोई भी वर्ब जिसके लास्ट में Y आ जाता है, तो हमें ये सारे रूल्स एप्लीकेबल नहीं करने हैं। वहां हमें दो चीजों का ध्यान रखना है। हमें Y से पहले वाले वर्ड को चेक करना है। अगर Y से पहले कोई भी वोवल आ गया, A, E, I, O, U, इनमें से कुछ भी आ गया तो Y के तुरंत बाद S लग जाएगा। और अगर Y से पहले कोई भी कॉन्सोनेंट आ गया, तो Y हटकर Y भी हटेगा और साथ में जुड़ जाएगा IES। इसको एक एग्जांपल से समझ के देखते हैं। जैसे हमने दो वर्ब ले ली, एक लिया हमने प्ले और एक हमने ले लिया क्राई। अब Y से पहले यहां आया ए, तो वोवल आ गया, वोवल आने की कंडीशन में S लग जाता है। यहाँ Y से पहले देखोगे R, तो R कॉन्सोनेंट आ गया, कॉन्सोनेंट आने की कंडीशन में ये पूरा रिप्लेस होता है Y, तो CRY भी हट गया और IES लग गया। ये हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब के कैरेक्टर की बात है कि ये किस तरीके से सेंटेंस में इस्तेमाल होते हैं। अब हमें इनके द्वारा सेंटेंस बनते कैसे, उसको समझना है। तो इस टेंस के प्रत्येक सेंटेंस जो होते हैं उनके स्ट्रक्चर को हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा। चलिए अब हम आगे स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट सिंपल के स्ट्रक्चर के बारे में। टेंस में मोस्टली टाइम जो होता है वो चार तरीके के सेंटेंस ज्यादा दिखाई देते हैं, जिनमें पहले नंबर पर है अफर्मेटिव, सेकेंड डाउन रहता है नेगेटिव, थर्ड डाउन चलता है इंटेरोगेटिव, और फोर्थ नंबर पर रहता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव। चलिए अब इनके स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। रूल्स क्या कहते हैं कि अगर दिए गए सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर है और सेंटेंस अफर्मेटिव है तो हमें हेल्पिंग वर्ब डज का प्रयोग नहीं करना है, और ऐसी कंडीशन में फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लग जाता है। और दूसरी तरफ अगर सब्जेक्ट प्लूरल आ जाए तब भी हेल्पिंग वर्ब डू का प्रयोग नहीं होता है, फिर डायरेक्टली मैन वर्ब जो होती है उसमें फर्स्ट फॉर्म लग जाती है। तो अफर्मेटिव में इन दोनों का कंबाइंड चलता है कि ना तो डू आएगा ना डज आएगा। तो हम स्ट्रक्चर क्या बना सकते हैं, सबसे पहले हमें चाहिए सब्जेक्ट, उसके बाद में डू या डज आएगा नहीं, हेल्पिंग वर्ब तो बची मैन वर्ब। तो मैन वर्ब में या तो फर्स्ट फॉर्म या फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस, एंड देन लास्ट में ऑब्जेक्ट।
अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव इंटेरोगेटिव या इंटेरोगेटिव नेगेटिव होता है तो तीनों ही कंडीशन के अंदर हमें डू और डज दोनों का प्रयोग करना है और दोनों के ही साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो स्ट्रक्चर क्या बना, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नोट का यूज हमेशा बिफोर मेन वर्ब रहता है। अगर क्वेश्चन इंटेरोगेटिव है, प्रश्न पूछा जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में प्रश्न चलते हैं ऐसे जिनके आंसर यस या नो में होते हैं। तो ऐसी कंडीशंस में तो हम हेल्पिंग वर्ब को आगे लेकर आएंगे। अगर बाई चांस यस या नो के अलावा कोई आंसर चल रहा है तब आप WH वर्ड भी उसमें इंक्लूड आगे कर सकते हैं। तो अगर यहाँ बात करें तो डू डज सबसे आगे, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद में ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगर इंटेरोगेटिव नेगेटिव है, देखिए इंटेरोगेटिव तो इसमें भी है तो डू डज तो आगे आना ही आना। उसके बाद में सब्जेक्ट, अब साथ में नेगेटिव है तो बिफोर मेन वर्ब नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट और फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से हम इनके स्ट्रक्चर को तैयार कर सकते हैं। अफर्मेटिव में डू और डज इस्तेमाल होगा नहीं, तो सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसी है यस और ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में सब्जेक्ट के साथ में डू डज प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव की बात करोगे तो डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव नेगेटिव की बात करोगे तो डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यह होता है प्रेजेंट सिंपल टेंस के सेंटेंस का स्ट्रक्चर। अब चलिए एक बार प्रैक्टिकली इसको देखते हैं कि ये किस तरीके से एप्लीकेबल होता है। तो हम दो सेंटेंस लेके करेंगे इसको। जैसे हमने सेंटेंस लिया पहला, वह विद्यालय जाता है। यह हो गया अफर्मेटिव। अब इसी को अगर नेगेटिव बनाए तो वह विद्यालय नहीं जाता है। इंटेरोगेटिव बनाए तो क्या वह विद्यालय जाता है, और अगर इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाए तो क्या वह विद्यालय नहीं जाता है। तो ट्रांसलेशन कैसे चलता है वो देखते हैं। हम अफर्मेटिव का बना रहे हैं, सब्जेक्ट हमारे सामने वह है, तो ऐसी कंडीशन में ही रहेगा, ही सिंगुलर है। तो चलते अपन ही। अफर्मेटिव है तो डू और डज आएगा नहीं, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस। तो इतना सा याद रखना है कि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो एस या ईएस लगा दें, और अगर प्लूरल हो तो केवल फर्स्ट फॉर्म लगा दें। तो यहाँ पर ता है से पहले शब्द आया जा, ना जोड़ते ही जाना, जाना मेन वर्ब होगी तो जाना के लिए इस्तेमाल होता है गो। लास्ट में ओ आ गया तो ईएस लग गया, तो ही गोज। फिर प्रीपोजिशन देखें तो टू, कनेक्टिव के लिए फिर स्कूल, तो ही गोज टू स्कूल। अगर यही नेगेटिव बनाए वह विद्यालय नहीं जाता है तो ही सिंगुलर के साथ में चलता है डज। सेंटेंस नेगेटिव है तो नॉट, डू और डज के साथ फर्स्ट फॉर्म चाहिए तो वो का वो, फिर टू स्कूल। अगर सेंटेंस को इंटेरोगेटिव रखना है तो डज आगे ले आओ, तो डज ही गो टू स्कूल, और ये क्वेश्चन मार्क हो गया। और फोर्थ कंडीशन में डज ही मेन वर्ब से पहले नॉट गो टू स्कूल। अब बात करें कोई आपके प्लूरल सब्जेक्ट वाले की, तो जैसे सेंटेंस ले लिया, विन क्रिकेट खेलते हैं,
यहाँ वे बहुत सारे हैं तो प्लूरल में आ गया, तो प्लूरल के भी अफर्मेटिव के अंदर हमें डू नहीं लगाना है, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो सीधा का सीधा फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है, तो सेंटेंस बनेगा दे डू आएगा नहीं, मैन वर्ब होगी खेलना, प्ले फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, दे प्ले क्रिकेट। नेगेटिव बनाए तो दे डू नॉट प्ले क्रिकेट। अगर इंटेरोगेटिव बनाए तो डू आगे आ जाएगा, तो डू दे प्ले क्रिकेट। और क्वेश्चन मार्क। अगर इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाए तो डू दे नॉट प्ले क्रिकेट, डू दे नॉट प्ले क्रिकेट। इस तरीके से हम इनका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी कर सकते हैं। ये तो रहा इसका बेसिक। अब बेसिक के बाद चलते हैं कि कुछ ऐसी भी कंडीशंस होती हैं जहां पर सेंटेंस को हम प्रेजेंट सिंपल में डिनोट कर सकते हैं। तो चलिए हम अब इनके यूजेज के बारे में पढ़ेंगे। इनके यूजेज कहाँ कहाँ हैं? सबसे पहला नंबर है यूनिवर्सल ट्रूथ। दूसरा यूज ले सकते हैं हम हैबिचुअल। फिर है परमानेंट एक्शन। फ्यूचर प्लान। शर्त है लिस्टेड, रजिस्टर्ड हो। न्यूज़पेपर हेडलाइन। रनिंग कमेंट्री। इनहेरेंट क्वालिटीज। प्रोवर्ब, सेइंग, और एक और अगर हम शामिल करना चाहें तो साइंटिफिक और स्पिरिचुअल फैक्ट। ये मैंने कुछ ऐसे यूजेस बताए हैं जो मोस्टली सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। इनको एक एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, बहुत जल्द समझ आ जाएगा। पहले बात करें यूनिवर्सल ट्रूथ की। सार्वभौमिक सत्य या शाश्वत सत्य। द सन राइजेज इन द ईस्ट। सूर्य पूर्व दिशा से उगता है। ऑलवेज प्रेजेंट सिंपल का पार्ट। हैबिचुअल, आदतन की अगर कोई बात की जाए, जैसे द डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर। कुत्ते जो होते हैं वो अजनबियों पर भौंकते हैं, ये उनकी हैबिट है। तो हैबिट से रिलेटेड भी प्रेजेंट सिंपल की एक्टिविटी है। परमानेंट एक्शन, कोई प्रतिदिन किया जाने वाला कार्य है, जैसे ही ऑलवेज गोज टू स्कूल, वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है।
तो ये परमानेंट एक्शन हो गया। यहाँ फ्यूचर प्लान का थोड़ा सा ध्यान रखना, अगर लिस्टेड हो, अगर रजिस्टर्ड हो चुका है तो वो प्रेजेंट सिंपल का ही भाग माना जाएगा। जैसे द प्राइम मिनिस्टर विजिट्स अजमेर टुमारो, ये फ्यूचर प्लान का पार्ट हो गया। न्यूज़पेपर हेडलाइन की अगर बात करें तो जो मेन आपको ब्लैक लेटर्स में लाइनें दी जाती है वो सारी की सारी प्रेजेंट सिंपल को डिनोट करती है। जैसे प्रदूषण ने बीमारियां बढ़ाई, तो पॉल्यूशन इंक्रीजेज डिजीज, तो मेन हेडलाइन हो गई। रनिंग कमेंट्री, आंखों देखा हाल, मान लीजिए अगर कोई क्रिकेट मैच चल रहा हो, आप उसकी कमेंट्री कर रहे हो, तो वो भी प्रेजेंट सिंपल के ही पार्ट में शामिल होगा। जैसे द बॉलर थ्रोव्स द बॉल एंड द बैट्समैन हिट्स द फॉल। इनहेरिटेड क्वालिटीज, मतलब जन्मजात गुण, जैसे मदर लव्स हिज और हर चिल्ड्रन। प्रोवर्ब और सेइंग, कोई भी मुहावरे, कहावतें, इडियम्स सारी इसमें इंक्लूड हो जाती है। साइंटिफिक या स्पिरिचुअल फैक्ट की अगर हम बात करें तो जैसे वाटर बॉइल्स 100 डिग्री सेल्सियस या 800 डिग्री सेल्सियस, तो पानी जो होता है वो 100 डिग्री तापमान पर गर्म होता है। तो ये साइंस के अकॉर्डिंग बात हो रही है, तो साइंटिफिक फैक्ट शामिल हो गया। तो आप इन 9 हेडिंग्स को भी ध्यान में आपको रखना है जो इसके यूजेज के तौर पर कार्य करती है। अब एग्जाम के अंदर क्या होता है कि कई बार हमें कुछ एडवर्ब ऑफ टाइम से भी सेंटेंस को पहचानने में हेल्प मिल जाती है। तो कुछ वर्ड्स याद रखें आप, जैसे कि ऑलवेज, यूजुअली, ऑफ्टन, रेगुलरली, occasionally, generally, frequently, sometimes, seldom, एवरी के साथ में डे, मंथ, वीक, ईयर, ये सारे इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। इसके अलावा नेवर, और भी इसके बहुत सारे हैं, मैंने कुछ मेन तौर पर लिख दिए हैं। ये सारे आपके एडवर्ब ऑफ टाइम्स होते हैं। ये अगर किसी सेंटेंस में डायरेक्टली आपको दिख जाते हैं तो वो सेंटेंस आपका इंग्लिश में इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो प्रेजेंट सिंपल का पार्ट है। इसको किसी एक एग्जांपल से देख लेते हैं। जैसे सी यूजुअली, गेट अप at 6 AM। अब सी सिंगुलर सब्जेक्ट है, सेंटेंस अफर्मेटिव है और मेन वर्ब के तौर पर गेट दिया हुआ है, तो आप इसमें एस या ईएस का प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि डज आएगा नहीं, तो टी लास्ट में है तो गेट्स। कैसे पता चला हमने प्रेजेंट सिंपल का? क्योंकि इसमें यूजुअली आया है और यूजुअली सीधा सीधा इंडिकेट करवा देता है कि वो प्रेजेंट सिंपल का पार्ट है। इस तरीके से एग्जाम में रहता है तो कर सकते हैं आप। उम्मीद है कि आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस का बेसिक समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई भी बातचीत हो या कोई भी आपको क्वेश्चन करना हो तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। थैंक यू।